इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा या डेफिसिट, ये बोर्ड्स में एक फिक्स क्वेश्चन होता है और अगर इसका लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम में मार्क्स कट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोनिया राजपूत एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कवर करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो ये डिसाइड करता है कि इंडिया का रुपी स्ट्रांग होगा या फिर वीक। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है उन सारी ट्रांजैक्शंस का जो इंडिया और बाकी दुनिया के बीच एक साल में होती हैं। इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती कर जाते हैं कि कौन से अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप सब एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर कर सको। सो सबसे पहला सवाल आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें एक कंट्री के सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बाकी पूरी दुनिया के साथ नोट किए जाते हैं। ये रिकॉर्ड पूरे साल का होता है, जनरली एक फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर का। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होते हैं सारे रिसीप्ट्स, जैसे जब पैसे कंट्री के अंदर आते हैं, और सारे पेमेंट्स जब पैसे कंट्री के बाहर जाते हैं। और ये ट्रांजैक्शंस सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करती, इंडिविजुअल्स, कंपनीज और प्राइवेट फर्म्स भी फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी लेना देना करते हैं, जैसे ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेड ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, लोन, रेमिटेंसेस, सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंप्लीट फाइनेंशियल डायरी होती है जिसमें एक कंट्री का वर्ल्ड के साथ पूरे साल का पैसा आना और पैसा जाना सिस्टमैटिकली लिखा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा होता है जिसमें एक कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज का रिसीप्ट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करता है जिनसे कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब ना तो कंट्री की फॉरेन एसेट्स बढ़ रही है, ना ही फॉरेन लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। इसमें मेनली दो तरह की चीज़ें आती हैं, गुड्स का ट्रेड जिसे हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, और सर्विसेज का ट्रेड जिसे हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, जैसे कि टूरिज्म, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, IT सर्विसेज एक्सेट्रा। एक इम्पॉर्टेंट बात, करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स फ्यूचर क्लेम्स क्रिएट नहीं करती, यानी फ्यूचर में पैसा देना या लेने का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता। जो लेना देना होता है यहीं पर सेटल हो जाता है ऑन द स्पॉट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे हम विजिबल ट्रेड बोलते हैं। इसमें कंट्री जो फिजिकल गुड्स बेचती है दुनिया को, वो होते हैं एक्सपोर्ट्स, और जो गुड्स बाहर से खरीदे जाते हैं वो होते हैं इंपोर्ट्स। क्योंकि ये टेंजिबल चीज़ें होती हैं इसलिए इसे विजिबल ट्रेड कहा जाता है। ये कंपोनेंट डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग और स्पेंडिंग को इफेक्ट करता है। सेकेंड इज करंट ट्रांसफर्स, यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये उन ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जहां एक तरफ से पैसा या रिसोर्सेज दिए जाते हैं बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के, जैसे NRI रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स, पेंशंस, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा। इनको यूनिलेटरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वन वे फ्लो करते हैं, कोई फ्यूचर क्लेम क्रिएट नहीं होता। तीसरा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसे हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं क्योंकि सर्विसेज को टच नहीं किया जा सकता। इस कैटेगरी में आते हैं टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, IT सर्विसेज, कंसल्टेंसी और बिजनेस सर्विसेज। ये कंपोनेंट मॉडर्न इकोनॉमीज में सबसे फास्ट ग्रोइंग पार्ट होता है। एंड लास्ट इज इनकम रिसीप्ट्स एंड इनकम पेमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अर्निंग जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये होते हैं इनकम रिसीप्ट्स। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड पे किया जाता है तो वो होता है इनकम पेमेंट। ये कंपोनेंट बताता है कि एक कंट्री को अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहा है। ओवरऑल करंट अकाउंट की ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर दिखाते हैं कि एक कंट्री की डेली एक्सचेंज अर्निंग और स्पेंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक होती है। अब समझते हैं करंट अकाउंट बैलेंस का फॉर्मूला। करंट अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ऐड करना होता है। सबसे पहला होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं।
ये बताता है कि कंट्री ने फिजिकल गुड्स बेचकर कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया और गुड्स खरीदने में कितना स्पेंड कर दिया। दूसरा है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, जिसमें सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स आते हैं। ये आईटी सर्विस, टूरिज्म, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस सर्विसेज जैसे इनविजिबल ट्रेड का नेट रिजल्ट होता है। तीसरा कंपोनेंट है NIFA, जिसका मतलब है नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसमें इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिविडेंड जैसा इनकम फ्लो इंक्लूड होता है। जितना पैसा हम फॉरेन में की गई इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं माइनस जितना पैसा हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को पे कर देते हैं। एंड लास्ट पार्ट है नेट ट्रांसफर। इसमें आ जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे कि रेमिटेंसेस, डोनेशंस वगैरह, जिनका कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। इन चारों को ऐड करने से हमें करंट अकाउंट बैलेंस मिल जाता है और ये बैलेंस बताता है कि एक कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग ओवरऑल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा होता है जिसमें हम सारे रिसीप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो एक कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज को बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में चेंज करता है। यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन फ्यूचर में पैसा देना या लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करे, वो सारी कैपिटल अकाउंट में आ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस फ्यूचर क्लेम्स क्रिएट करती है। मतलब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फ्यूचर में प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर हम फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलता रहेगा। इस तरह की गिव एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती हैं, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स का कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि गाड़ी, मशीनरी, इक्विपमेंट जैसे कैपिटल गुड्स अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो वो गुड्स ट्रेड में काउंट होता है और वो करंट अकाउंट का पार्ट होता है, नॉट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स मेनली दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, बोरोइंग एंड लैंडिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पहला कंपोनेंट है बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जब हमारी कंट्री बाहर की कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन लेंडर्स से पैसा उधार लेती है। इससे कंट्री की फॉरेन लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। दूसरी साइड लैंडिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम किसी फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा लोन देते हैं, इससे हमारी फॉरेन एसेट्स इंक्रीज होती है क्योंकि हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलना होता है। दोनों ही केसेस में फ्यूचर क्लेम्स क्रिएट होता है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट का दूसरा मेजर हिस्सा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें दो टाइप्स आते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स परचेज करते हैं। इनमें इन्वेस्टर का कंट्रोल नहीं होता, बस फाइनेंशियल रिटर्न मिल जाता है। ये एक क्विक इनफ्लो आउटफ्लो होता है, इसलिए इसे हॉट मनी भी बोला जाता है। अगर बात करें FDI की, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जहां फॉरेन कंपनी या इन्वेस्टर हमारी कंट्री में बिजनेस एस्टैब्लिश करता है, जैसे प्लांट, फैक्ट्री, ऑफिस लगाना या किसी इंडियन कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदना। FDI से ऑनरशिप और मैनेजमेंट पर रियल कंट्रोल मिलता है। इन सभी ट्रांजेक्शन से कंट्री की एसेट्स या लायबिलिटीज चेंज हो जाती है और ये सब फ्यूचर फाइनेंशियल क्लेम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बन जाते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। इसको जानने के लिए हम दो चीज़ें कंपेयर करते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स मतलब वो सारा पैसा जो कंट्री में बाहर से आता है, जैसे FDI, FPI या कोई भी इनफ्लो जो हमारी फॉरेन लायबिलिटीज या फॉरेन एसेट्स को चेंज कर दे। और कैपिटल पेमेंट मतलब वो पैसा जो कंट्री बाहर भेजती है, जैसे फॉरेन कंट्रीज को दिया गया लोन, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस किया गया कैपिटल, या कोई भी आउटफ्लो जो कंट्री की फॉरेन एसेट्स या लायबिलिटीज को इम्पैक्ट करे। तो फॉर्मूला सिंपल है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू कैपिटल रिसीप्ट्स माइनस कैपिटल पेमेंट। अगर रिसीप्ट्स ज़्यादा है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस में हो जाएगा, और अगर पेमेंट्स ज़्यादा है तो कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट बताता है। ये बैलेंस बताता है कि कंट्री में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग लैंडिंग का नेट फ्लो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ओवरऑल बैलेंस। ये बेसिकली बताता है कि एक साल में इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन
क्या रहा, मतलब पूरे बीओपी का फाइनल रिजल्ट। ओवरऑल बैलेंस निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम ये कहें कि 3 चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो पहला है करंट अकाउंट बैलेंस। ये बताता है गुड्स, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स का नेट रिजल्ट, यानी डेली ट्रेडिंग और रेगुलर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग स्पेंडिंग का बैलेंस। दूसरा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। इसमें इन्वेस्टमेंट्स, बोरोविंग्स, लैंडिंग्स और एसेट लाइबिलिटी चेंजेस का नेट इनफ्लो आउटफ्लो आता है। ये बताता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्लोज कंट्री में कितना आया और कितना गया। तीसरा एरर्स और ओमिशंस। ये एक एडजस्टमेंट टर्म होती है। बार बार डेटा परफेक्ट मैच नहीं होता, कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती, कुछ वैल्यूज गलत एंटर हो जाती हैं, या फिर टाइमिंग डिफरेंस होता है। इन सब छोटी मोटी मिसमैचेस को करेक्ट करने के लिए एरर्स और ओमिशंस ऐड किए जाते हैं। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल नंबर आता है उसको हम कहते हैं ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया का नेट फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन सरप्लस में है, डेफिसिट में है, या फिर बिल्कुल बैलेंस्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फाइनल रिजल्ट हमें कहाँ दिखाई देता है? वो रिफ्लेक्ट होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में, जिसे मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आरबीआई ही कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन होता है। मतलब सारा फॉरेक्स, चाहे डॉलर हो, गोल्ड हो, एसडीआर हो या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज, सब कुछ आरबीआई के थ्रू मैनेज किया जाता है। जब बीओपी में ओवरऑल बैलेंस सरप्लस होता है तो आरबीआई एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज परचेज करके अपने रिजर्व्स को बढ़ा देता है, और जब ओवरऑल बैलेंस डेफिसिट होता है तो आरबीआई अपने रिजर्व्स सेल करता है ताकि पेमेंट गैप कवर हो सके। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का फाइनल इम्पैक्ट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में दिखाई देता है। ये अकाउंट इंश्योर करता है कि कंट्री के पास हमेशा इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए सफिशिएंट फॉरेक्स अवेलेबल हो। अब एक सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझते हैं, विच इज ओवरऑल बैलेंस और ऑफिशियल रिजर्व के बीच का रिलेशनशिप। अगर एक साल में ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव होता है, मतलब कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का नेट इनफ्लो ज़्यादा हुआ, इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मार्केट से एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज परचेज करता है और इसको अपने ऑफिशियल रिजर्व्स में ऐड कर देता है। इसका सिंपल मतलब ये है, ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव मतलब ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीजेस। लेकिन अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो इनफ्लो से ज़्यादा है। ऐसे में पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व सेल करने पड़ते हैं। इस वजह से रिजर्व कम हो जाता है, यानी ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव, दैट मीन्स ऑफिशियल रिजर्व्स डिक्रीजेस। इस तरह आरबीआई के रिजर्व्स एक बफर की तरह काम करते हैं जो कंट्री की इंटरनेशनल पेमेंट्स को स्टेबल रखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कंट्री का टोटल फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम तब होता है जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 0 हो, यानी अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो कैपिटल अकाउंट में उतना ही सरप्लस होना चाहिए ताकि ओवरऑल पोजीशन बैलेंस्ड रहे। सिंपल वर्ड्स में, नेगेटिव करंट अकाउंट को पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट बैलेंस कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है उतना ही फॉरेन एक्सचेंज वापस भी आ रहा है। मतलब इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब बीओपी इक्विलिब्रियम में होता है तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ता, ना रिजर्व बढ़ते हैं ना ही गिर जाते हैं। ये सिचुएशन इसलिए आइडियल मानी जाती है क्योंकि कंट्री की इंटरनेशनल पेमेंट्स स्मूथली सेटल हो जाती हैं बिना आरबीआई को इंटरफेयर किए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो और आउटफ्लो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। डिसइक्विलिब्रियम की सिंपल कंडीशन ये है, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फॉरेन एक्सचेंज का टोटल आना और टोटल जाना कभी भी इक्वल नहीं होता। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट ज़्यादा है और कैपिटल अकाउंट से उतना सरप्लस नहीं आ रहा है, या फिर कैपिटल अकाउंट में हैवी आउटफ्लो हो रहा है, तो ओवरऑल बीओपी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या होता है?
डिसइक्विलिब्रियम की वजह से ऑफिशियल रिजर्व्स में मूवमेंट होती है। मतलब आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व या तो बेचने पड़ते हैं डेफिसिट को कवर करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज खरीदना पड़ता है सरप्लस एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए जब तक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में माना जाता है और आरबीआई को इंटरफियर करना पड़ता है ऑफिशियल रिजर्व्स के थ्रू। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का मतलब होता है कि एक कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का नेट इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है। सरप्लस तब होता है जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस एक पॉजिटिव नंबर दे, यानी दोनों अकाउंट्स मिलाकर कंट्री में जितना पैसा आ रहा है वो बाहर जाने वाले पैसे से क्लियरली ज़्यादा है। इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि इकोनॉमी में नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, रेमिटेंसेज या बोरोविंग्स के थ्रू कंट्री में ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं। और सरप्लस का डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? आरबीआई को मार्केट में एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज दिखाई देता है तो वो उस फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करता है और अपने ऑफिशियल रिजर्व को इंक्रीज कर देता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे और इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी सप्लाई कंट्रोल्ड हो। इस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कंट्री की एक्सटर्नल पोजीशन को स्ट्रांग दिखाता है और साथ ही आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में भी ग्रोथ हो जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी तब डेफिसिट में होता है जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कंबाइंड बैलेंस नेगेटिव हो। मतलब ये कि देश की जो टोटल इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और पेमेंट्स फॉरेन कंट्रीज को उनके टोटल एक्सपोर्ट्स, रिसीप्ट्स और इनफ्लो से ज़्यादा हो जाए। इसका सीधा मतलब है कि देश से फॉरेन करेंसी का नेट आउटफ्लो हो रहा है और जब फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है तो सेंट्रल बैंक या आरबीआई की ऑफिशियल रिजर्व्स कम होने लगती है। यानी कि अगर हम ज़्यादा पैसा बाहर भेज रहे हैं और कम पैसा ला रहे हैं तो बीओपी डेफिसिट हो जाता है और हमारी करेंसी रिजर्व्स रिड्यूस हो जाती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी के ट्रांजैक्शंस को जनरली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस आइटम्स वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से किए जाते हैं। मतलब अगर कोई फर्म या गवर्नमेंट कोई फॉरेन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रही है सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए, तो वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाते हैं। इन ट्रांजैक्शंस में यूजुअली इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स इंक्लूड होते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि किसी बैलेंस को मेंटेन करना। ऑन दी अदर हैंड, अकोमोडेटिंग टर्म्स वो होते हैं जो बीओपी के इम्बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए किए जाते हैं। यानी अगर बीओपी डेफिसिट हो जाता है या सरप्लस हो जाता है तो सेंट्रल बैंक फॉरेन रिजर्व से इंटरवेंशन करता है, जिसे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ऑटोनॉमस इज इक्वल टू प्रॉफिट मोटिव और अकोमोडेटिंग इज इक्वल टू बैलेंस मेंटेन करना। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बीओपी का बैलेंस कैसे और क्यों चेंज होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये देश की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हेल्थ का स्नैपशॉट देता है। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बीओपी से हमें पता चलता है कि जो देश के टोटल इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का बैलेंस कैसा है और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। दूसरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब देश के रेजिडेंट्स का फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम आ रहा है और कितना जा रहा है। बीओपी से ये क्लियरली मेजर हो जाता है। तीसरा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है मार्केट पोटेंशियल। बीओपी हमें दिखाता है कि फॉरेन मार्केट्स के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स का स्कोप कैसा है, यानी मार्केट का पोटेंशियल और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और लास्ट है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। बीओपी की पोजीशन के बेसिस पर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन और करेंसी इंटरवेंशन, ताकि इकोनॉमी स्टेबल और सस्टेनेबल रहे। बीओपी एक टूल है जो हमें देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का रियल पिक्चर दिखाता है और पॉलिसी डिसीजंस में गाइड भी करता है। अगर आप सच में 80 आउट ऑफ 80 एम कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना डेली एग्जाम फोकस्ड वीडियोस के लिए। टिल देन, थैंक यू।